दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शंस की। और बिहार इलेक्शन से क्या साबित हुआ है कि कांग्रेस इस टाइम पे टोटली बर्बाद हो रही है। और कांग्रेस आज से बर्बाद नहीं हो रही, कांग्रेस काफी सालों से इसी राह पे चल रही है। और लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप को चेंज करना पड़ेगा, राहुल गांधी को सीखना पड़ेगा। लेकिन ना तो कांग्रेस की लीडरशिप चेंज होगी, ना राहुल गांधी को सीखेंगे, ना सोनिया गांधी को सीखेंगे। और कांग्रेस किस तरीके से बर्बाद हुई, क्या है हिस्ट्री कांग्रेस की बर्बाद होने की, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस टाइम पे बैठे हैं राजन खन्ना जी। खन्ना जी, आप बताइए कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस तो बर्बाद ही होती जा रही है, कांग्रेस कभी इलेक्शन नहीं जीत पा रही राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर। देखिए साहब, ऐसा है कि एक तो अभी पूरे विश्व में ना डेमोक्रेसीज के अलावा दूसरा कोई भी जो ह्यूमैनिटी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे विश्व में देखेंगे, चल रही हैं कई जगह मोनार्कीज चल रही हैं, कई जगह डिक्टेटरशिप भी चल रही हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, किसी से भी जाके आप पूछ लो, किसी मोनार्की में पूछ लो, किसी डिक्टेटरशिप में, लोग चाहते हैं कि नहीं हमारी अपनी सरकार जो हो, हम चुने वो सरकार हो। तो ठीक है। और भारत तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमें इस बात का बहुत बड़ा अभिमान भी है। अब लोकतंत्र में क्या है कि अपोजिशन, जिम्मेवार अपोजिशन का होना जो है ना, वो बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि ये एक मनुष्य की एक स्वभाव है कि मनुष्य को जब तक उसको कई जगह के ऊपर, कई निर्णयों के ऊपर यदि टोका ना जाए तो वो क्या निरंकुश हो जाता है। कितना भी अच्छा उसका नियत क्यों ना हो, तो मनुष्य निरंकुश हो जाता है। और इसी तरह से सरकारें भी, उनका कितनी भी बड़ी राष्ट्रवादी सरकारें क्यों ना हो, कितना ही उनका पेट्रोटिज्म बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उनको यदि समय समय के ऊपर और समय समय पे उनको जो रोकना, वो ना केवल पार्लियामेंट में होना चाहिए, वो जो है पब्लिक डोमेन में भी होना चाहिए, मीडिया में भी होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है बड़ी अच्छे काम कर रही हैं सरकारें, तो भी और अच्छा कर सके, ऐसे स्वभाव भी जो उनके पास सुझाव जाने चाहिए। अच्छा, अब हम बात आ जाती है कि भी जो अपोजिशन हो तो कौन सी हो। भारत के संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी के बाद में सबसे बड़ी जो पैन इंडियन पार्टी है वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस का अब एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाना जो है, वो देश के बहुत बड़े हित में है। अब बात आ जाती है क्या कांग्रेस ये कर रही है और ये क्या कांग्रेस आगे करेगी। तो उसके लिए दो तीन चीजें जो अभी रिसेंट हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं कि पहली बात तो कांग्रेस जो है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत का हम राजनीतिक लैंडस्केप देखेंगे तो हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में डायनेस्टिक पार्टीज आई हैं। कश्मीर से भी शुरू करेंगे तो वहाँ पर अब्दुल्ला में है, पंजाब में बादल है, यहाँ पर हरियाणा में चौटाला थे, यूपी में अखिलेश यादव के जो है मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं, वहाँ पर लालू जी बिहार के आ गए, अभी ममता ने भी अपने भतीजे को प्रमोट करना शुरू कर दिया, दक्षिण में भी जो है वो सब पार्टियों का हमारे सामने है। मगर ये सब पार्टियों की अपने आप में जो ताकत है, ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टेट तक ये सीमित है। तो कितनी सीटें वहां से ले जा सकती है, कोई 30 ले जाएगा, कोई 35 ले जाएगा, हद से हद कोई चला गया। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर बहुत ज्यादा लहर आ भी जाए समाजवादी पार्टी की, तो क्या 35-40 सीटें ले, तो क्या ये लोग जो है, आज ममता 30-35 सीटें लेकर जाती है पार्लियामेंट की, और लालू ले जाता है 20-25 सीटें, अखिलेश ले जाता है 30-40, डीएमके वाले ले जाते हैं 25 सीटें। क्या ये सब मिला करके केंद्र में एक, भले ही उसको खिचड़ी कहें, क्या खिचड़ी पका सकते हैं? नहीं। उसके लिए इनको एक जो राष्ट्रव्यापी पार्टी है, जो आज के संदर्भ में कांग्रेस है, उनकी इनको जरूरत है। तो कांग्रेस जो जब भी 100-125 सीट क्रॉस करेगी और बाकी की विपक्ष की पार्टियां जो है वो मिलाकर के जितनी उधर इनको कम से कम 270-75 सीटें चाहिए वो ले सके, तो एक इनका चांस बन जाता है वहां बनाना। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने भी इनके आप देखिए कमियां हैं, कांग्रेस की कमियां को जानते हुए भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं इनका साथ नहीं छोड़ रही। लालू की पार्टी को मालूम था वहां पर तेजस्वी को कि कांग्रेस उनके ऊपर एक बोझ है, इसके बावजूद उसने कांग्रेस का साथ वहां पर नहीं छोड़ा, उसको साथ में लेकर के घूमता रहा राहुल गांधी को। ये
तो इसका ये तो हो गया नेशनल संदर्भ में। अब आ जाओ बात के विद इन कांग्रेस उनको पता है इस बात का कि राहुल गांधी जो है बहुत बड़ी लायबिलिटी है उनके ऊपर। वो ना केवल जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने उसको एनालाइज किया है, मनोवैज्ञानिक तौर से भी लोगों ने, जो अच्छे अच्छे मनोविज्ञान शास्त्री हैं आप उनसे बात करिए, वो इसकी पूरी उन्होंने करैक्टर स्केचिंग की है राहुल गांधी की। वो उसके उस पॉलिटिकल में जो क्षेत्र है उसमें उसकी कोई भूमिका बनती नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि मुझे पब्लिक डोमेन में जाना है, मुझे चलना कैसे है, मुझे इधर उधर है, मुझे सामने वाले के साथ बात कैसे करनी है, मुझे पार्लियामेंट में कैसे भी, मुझे भारत के भीतर रह करके क्या बोलना है, भारत के बाहर जाऊंगा तो मुझे क्या बोलना है, इसका उसको सेंस नहीं है। वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से हम बात कर सकेंगे कभी। तो ये लाइबिलिटी क्या कांग्रेस वालों को मालूम नहीं है कि बहुत बड़ी लाइबिलिटी है उनके पास, तो उन्होंने क्यों उसको सहेज करके रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम कोई पॉइंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें इतिहास थोड़ा सा बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ शब्दों में कांग्रेस की मैं आपको थोड़ी सी जो है ना इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे कि आगे कांग्रेस का भविष्य क्या है। देखिए 1947 से पहले कांग्रेस एक बहुत बहुत बड़ी मूवमेंट थी। जो भी राष्ट्रवादी लोग थे वो सब कांग्रेस की मूवमेंट में जुड़े, क्योंकि सबको पता था कि एक समग्र नेतृत्व यदि बन जाता है ब्रिटिश के सामने तो ही हम जो है वो स्वतंत्रता जो है प्राप्त कर सकेंगे। तो वो समग्र नेतृत्व में अलग अलग विचारों के लोग भी, राइटिस्ट भी आए कांग्रेस में उस वक्त, लेफ्टिस्ट भी आए कांग्रेस में, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग जो थे वो कांग्रेस में थे। और 1947 तक ये मैं एक बात जिसको अंडरलाइन करता हूं कि एक वैचारिक संगठन था, आइडियोलॉजिकल संगठन था। 1947 के बाद क्या हुआ, सत्ता आ गई। अब जब सत्ता आई तो सत्ता का जो डायरेक्शन क्या हो, कि हमारी पॉलिसीज क्या हो, देश की प्लानिंग क्या हो, वो जब बात आई तो उसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस का विचार था वो नेहरू जी ने छोड़ दिया। अब उनके सामने एक ही एजेंडा था कि देश में राज कैसे किया जाए, और देश में राज कैसे करने के लिए जो जो उस वक्त उनको उन्होंने देखा कि कई लोगों की उन्होंने करप्शन के केस माफ कर दिए। कितनी करप्शन, पहला स्कैंडल जीप स्कैंडल हुआ सबको, आपको भी मालूम है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं कि ठीक है कि देश का पैसा देश में है, कोई बात नहीं करप्शन, लेकिन उन्होंने ये बात भूल गए कि देश का पैसा तो देश में रहा, लेकिन देश का जो करैक्टर था वो आपने इतना नीचे कर दिया कि हमारे बोन मैरो तक जो है वो करप्शन चली गई। और पॉलिसी जो इतने ज्यादा इससे प्रभावित थे रशियन जो यूएसएसआर से, कि उन्होंने उसी डर्रे के ऊपर अपनी पॉलिसीज प्लान करनी शुरू कर दी, जो बाद में मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा एक फ्लॉप हो गया हमारा। हम बहुत पीछे रह गए उनकी पॉलिसीज के कारण से। अच्छा, अब आ गई बात उसमें कि जब नेहरू जी का देहांत होता है जो 1964 तक और 47 से लेकर के 64 तक, तो उनका एक ऑरा था। उस ऑरे के अंतर्गत भारत में कांग्रेस इलेक्शन लड़ती रही, जीतती रही, कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल जो पावर बनी रही। उसके साथ साथ एक बात और थी, आप ध्यान कीजिए कि कांग्रेस के जो लीडर थे वो लीडर थे जो स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस के साथ जुड़े थे। उनमें से आप देखिए वो सब थे वैचारिक लीडर, आइडियोलॉजिकल लीडर। उनकी आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजिकल ऑनेस्टी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। उस वक्त एक 1963 में दक्षिण के अपने बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर है के कामराज जी ने एक इनको उस वक्त सुझाव दिया था, उसको कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है, कि कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब के सब त्याग पत्र दे दें और वापस से वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आकर के फिर वापस से इलेक्शन हो, और जिसकी जिसकी जो योग्यता है, जो क्षमता है, उस हिसाब से उसको पद दिया जाए। लेकिन कांग्रेस में तब तक जो एक वैचारिक भ्रष्टाचार है वो कांग्रेस में आ चुका था, और उसका प्रतिरोध लोगों ने किया कामराज साहब का। 1964 में नेहरू का देहांत होता है, शास्त्री जी जो है वो बन जाते हैं प्रधानमंत्री। अनफॉर्चुनेटली उनका भी 66 जैन में देहांत होता है। तो मैन्यूवर किया जाता है
इंदिरा गांधी को उस वक्त, जबकि इंदिरा गांधी की कोई उस वक्त अनुभव या उसकी राजनीतिक परिपक्वता जो थी वो उसको डिजर्व नहीं कराती थी कि कांग्रेस उसको वहां पर पीएम बना दिया जाए। यहीं से शुरू हो जाता है डायनेस्टिक लेबल, कि जिसके ऊपर गांधी नेहरू का लेबल लगा होगा उसका जो है एक अधिकार बन जाता है भारत की सत्ता के ऊपर। 1966 में जब वो बन जाती है तो सबसे पहले वो ये काम करती है, जो वैचारिक लीडर थे, अब वैचारिक लीडर आप देखो कि गुलजारी लाल नंदा साहब, ठीक है, दो बार अंतरिम प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनता है, लेकिन मरने के टाइम पर उसका मकान का किराया भी अदा करने का उसके पास पैसा नहीं था। तो यह जो थे ये वैचारिक लोग थे, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन वैचारिक लोग थे, आचार्य कृपलानी वैचारिक लोग थे। तो इनको किस प्रकार से विचार को, आइडियोलॉजी को कांग्रेस से अलग किया जाए, ये इंदिरा ने उसी वक्त करना शुरू कर दिया था। वो हुआ उस 1969 में क्या हुआ था कि ये इंदिरा गांधी ने पहले बात हुई थी कि सभी लोगों का निर्णय था कि संजीवा रेड्डी जी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाए, ठीक है। इंदिरा ने उसका विरोध किया। वो किसका नाम लेकर आई? वीवी गिरी का। वीवी गिरी जो थे वो लेफ्टिस्ट थे, वो कम्युनिस्ट यूनियंस के भी पदाधिकारी रहे हैं। तो एक बात तो पक्की थी कि उसने दिशा, इंदिरा गांधी ने ये निर्णय कर लिया था कि अभी मुझे भारत को जो तथाकथित समाजवाद है, देखिए आज हम लोग जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, तो मुझे मुझे मैं आज दिन तक अपने आप को नहीं समझा पाया कि कम्युनिज्म में और सोशलिज्म में लाइन आपस में कहाँ जाकर के वो ब्लर होती है। तो वो तो उसने समाजवादी का नारा दिया, बाद में 1975 में उसने संविधान में संशोधन करके सेकुलरिज्म और समाजवाद डाला भी था। तो उसकी दिशा उस वक्त स्पष्ट हो गई थी कि किस दिशा में भारत को वो लेके जाना चाहती है। तो ये 1969 में कांग्रेस दो फाड़ हो गई, एक इसी प्रश्न के ऊपर कि जो लोग चाहते थे नहीं कि नीलम संजीवा रेड्डी को ही भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी और वो कामयाब भी हुई। उसमें अलग हो गए निजलिंग गप्पा जी, अलग हो गए कामराज साहब, अलग हो गए मोरारजी देसाई जी, अलग हो गए। तो ये ओल्ड कांग्रेस में रह गए। अच्छा, लाइसेंस राज था उस वक्त, परमिट राज था। तो जो लोगों को इन्होंने उस वक्त ये बांटते थे अपने लाइसेंसेस, उनसे तमाम पैसा कांग्रेस ने लेकर के जो उस वक्त राजनीतिक जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने जो उसकी फंडिंग की, और जो वैचारिक लोग थे उस वक्त कांग्रेस से बाहर, ये वाटरशेड ईयर था 1969, तो कांग्रेस में विचार निकल गया। अब एक यात्रा शुरू होती है, उसके बाद में भी कांग्रेस चल कैसे रही थी या चल कैसे रही है अभी। तो देखिए दो विचारधाराएं भारत में, एक विचारधारा राइटिस्ट है, ठीक है, जनसंघ था, अभी भारतीय जनता पार्टी है, और उसी तरह से एक लेफ्टिस्ट विचारधारा है। उनके पास में कुछ उद्देश्य है, उनके पास में कुछ स्वप्न है, उनके पास में एजेंडा है। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान क्या है? उनका वैचारिक अधिष्ठान है हिंदू राष्ट्र का, उनका वैचारिक अधिष्ठान है भारत की जो टेरिटोरियल और कल्चरल जो हमारी इंटेग्रिटी और आइडेंटिटी है उसको हमने रिस्टोर करना है। उनका विचार, उनकी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, उसमें किसी प्रकार का नहीं है कि जो योग्यता बढ़ाई जाए, क्षमता बढ़ाई जाए और स्वदेशी बढ़ाया जाए। उसके बाद में जो ये आता है कि जो अंत्योदय जो सबसे पीछे खड़ा है लाइन में, उसको जो है हमने आगे लेकर आना है। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था वो भारतीय जनता पार्टी आज हम देखते हैं उसकी स्पष्टता सामने नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी पॉलिसीज योजनाएं हैं उसमें आपको इंटेग्रल ह्यूमनिज्म बिल्कुल दिखेगा, एकात्म मानववाद। ये जो उनकी उनकी पॉलिसी स्पष्ट है, उनकी सामाजिक पॉलिसीज भी स्पष्ट है। इसी तरह से जो लेफ्टिस्ट है उनकी भी स्पष्ट है। वो क्यों कहते हैं कि जैसे रूल ऑफ प्रोलिटेरिएट, ठीक है, क्लास स्ट्रगल उनका सिद्धांत है, वो अपनी जगह पे है। तो बात आ जाती है कि कांग्रेस की क्या अभी फिलॉसफी रह गई है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या रह गई है। स्वतंत्रता से पहले था, एक था कि स्वतंत्र होना है, ठीक है, अंग्रेज से स्वतंत्रता लेनी है। स्वतंत्रता के बाद में इनकी क्या, इन्होंने कोशिश की थी कि भाई मैं जो दो डिफंक्ट इन्होंने डालने का कोशिश की, जैसे मैंने बताया 1975 में एक डाल दिया इंदिरा गांधी ने
समाजवाद, एक डाल दिया सेकुलरिज्म। मुझे बताइए, आप समाजवाद की बात करो, पूरी दुनिया में ये फिलॉसफी फेल हो चुकी है, क्योंकि क्या होता है, ना खुद काम करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं ये, और वो उसके बाद में खाली झंडे हाथ में लेकर के चलते हैं, और झंडे लेकर के नारे इनके ऊंचे ऊंचे रहते हैं, और देश जो होते हैं तबाह होते रहते हैं। ये एक संक्षेप में ये इनकी है। तो यहाँ पर तो फिलॉसफी डिफंक्ट हो गई। अब आ गया सेकुलरिज्म। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे भारत में जो ओरिजिनल सेकुलरिस्ट, जो अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ऑक्सफोर्ड में, उसका मीनिंग यह है कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इनटू स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर तो ये है कि ये इन्होंने उसको अपीजमेंट कर दिया पूरा, क्योंकि इनको पता था कि भारत में 14-15% मुसलमान और 2-3% क्रिश्चियन, ये तो हमारा पक्का वोट बैंक बन जाते हैं। उसके बाद में जाति की राजनीति खेलेंगे कहीं ना कहीं से, जैसे बिहार में, यूपी में किया। बिहार में इन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके सामने बिल्कुल नाकामयाब हो गए। कई सालों से कर रहे थे, 30-35 साल से चल रहा था कि भाई एक मुस्लिम वोट बैंक बना दो, एक यादव वोट बैंक बना दो, और उसके बाद में यादव जो रहेगा वो स्टेट का लीडर रहेगा, तो स्टेट का लीडर होगा तो पूरे यादव उसके साथ जाएंगे। मुसलमानों के मन में ये डाल देना कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आपका जो है वो बहुत बड़ा जो है वो इस्लाम के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो ये जो पॉलिसीज थी ना, इसके ऊपर ही कांग्रेस चलती रही। पहले नारा लगा दिया गरीबी हटाओ, लोगों को स्वप्न दिखा दिया कि भैया गरीबी को किसकी हटा सकते थे। जो पॉलिसीज इन्होंने रखी थी, वो पॉलिसीज के हिसाब से गरीबी हट सकती थी क्या? नहीं हट सकती थी। समाजवाद का नारा दे दिया। फिर इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे 20 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने कांग्रेस ने बनाया। बाद में संजय गांधी ने अपना 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया। 100% फ्लॉप, नहीं चल सकते थे। आज की परिस्थिति में, आज की और आने वाले समय में, मैं आपको एक बात जो भविष्यवाणी है वो मैं बता देता हूं कि ना तो कांग्रेस गांधी परिवार का मोह छोड़ेगी, क्योंकि आज अगर आवाज उठी ना जी, तो राहुल गांधी को शायद बाहर कर दें, तो आप पद देख लीजिएगा कि प्रियंका गांधी को लेकर आएंगे। ठीक है, अब प्रियंका गांधी मुझे समझ में नहीं आता, ये उस ब्रांड को, गांधी ब्रांड को किस हद तक एनकैश करेंगे। वो वाड्रा भी नहीं, वो तो वदरा, पंजाबी में वदरा बोलते हैं, वधेरा। तो वधेरा थे सियालकोट के, जो प्रियंका के ससुराल वाले हैं, जो राजेंद्र वधेरा था, वो वडेरा, वो तो सियालकोट का वडेरा। और यहाँ आकर के उनके परिवार में जो वहाँ पर डीप स्टेट ने बाहर से लोग प्लान किए, उनको एंग्लिसाइज करना था, तो वडेरा से इन्होंने वाड्रा कर दिया। और वाड्रा जो है वो, अगर वाड्रा भी माना जाए तो प्रियंका तो वाड्रा है, वो गांधी कहाँ से आ गए, मुझे समझ नहीं आता। अब क्योंकि वो ब्रांड उन्होंने इस्तेमाल करना है, तो आने वाले टाइम पे साहब देखिए कि ये अगर बहुत ज्यादा आवाज उठी राहुल के अगेंस्ट में, तो प्रियंका को आगे लेकर आएंगे। और प्रियंका के बेटे को भी ये तैयार कर रहे हैं कि भैया तुम तैयार है ना, ये फैमिली सरनेम है ना, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये नाकामयाब क्यों हो जाएंगी? इनका फैमिली सरनेम भी नहीं चलेगा। वो आप ध्यान करिए कि कांग्रेस जब आज, जैसे मैंने अभी एक एनालॉजी बनाई थी ना जी, कि राइटिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस, उनके पास में उनका कार्यकर्ता जो है ना, रात को 2 बजे तक भी मेहनत करेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उसके मन में एक स्वप्न है। ठीक है, पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अधिष्ठान है कि तुमको, तुम्हारे ऊपर 800 साल तक विदेशी राज करके गए थे, वो वैसा समय ना आ पाए, तुमको वो काम करना है। तो वो स्वप्न को देखते हुए वो जो है रात को 2-2 बजे तक जो है वो मेहनत करता है। ठीक है, अपना जो है, जो संघ के प्रचारक हैं, उनका तो जो प्रवास होता है, तो उस वक्त तो उनको ये चिंता नहीं होती कि मैं दोपहर का खाना कहाँ खाऊंगा और रात्रि का भोजन कहाँ होगा, कुछ नहीं। तो वो तो एक विचार के प्रति काम कर रहे हैं। और इसी तरह से कम्युनिस्ट भी भले ही डिफंक्ट आइडियोलॉजी है, उनका भी विचार है। इनका विचार क्या है? इनका विचार अभी केवल इतना हो गया, मैं हमारे व्यूअर्स से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके आसपास के सभी राजनीतिक लोगों कि जो उनका करियर है, थोड़ा उनका अवलोकन करिए अपने मन में कि भाई ये व्यक्ति था 20 साल पहले क्या था। ठीक है, ये एक साधारण व्यक्ति था, जब से इसने कांग्रेस या रीजनल पार्टी या फलानी पार्टी ज्वाइन की, वो करने के बाद आज इसका जो है वो फाइनेंशियल ग्राफ क्या है। तो आप पाओगे ये जितने भी ब्लॉक लेवल से, कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक से शुरू होता है, नीचे ब्लॉक के नीचे मंडल है, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर प्रदेश कमेटी, प्रदेश के ऊपर जो है इनका केंद्रीय समिति है।
अब आप जिसने ब्लॉक लेवल से यात्रा शुरू की ना साहब, आज अगर वो प्रदेश तक है तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है वो। हाँ, अपवाद होंगे, मैं ये नहीं कहता कि उसमें एक्सेप्शन नहीं है, अच्छे लोग सब जगह होते हैं, अपवाद भी होंगे, लेकिन एज ए रूल जो है तो ये एक बात जो है लॉजिकल क्रॉलरी साबित हो जाती है कि ये करप्शन के लिए, पैसा बनाने के लिए राजनीति का चोला पहन करके आते हैं, बोलते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं। भैया समाज सेवा करनी है ना, जाओ अंध विद्यालय में कर लो, जा करके ग्रामीण क्षेत्र में कर लो, जाके समाज सेवा क्यों नहीं करते? तुमको राजनीति का वाहन ही क्यों चाहिए समाज सेवा के लिए? तुमको समाज सेवा नहीं करनी, तुमको परिवार सेवा करनी है। तुमको ये देखना है कि मेरे बाद मेरा पुत्र, मेरे पुत्र के बाद मेरा पौत्र जो है वो सत्ता में बना रहे। तो ये इनकी फिलॉसफी है। अब बात आ जाती है तो ये जो निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस को एज एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है। अब वो पैसा जब तो ये सत्ता में थे तो बहुत आता था, पहले लाइसेंस परमिट राज में इन्होंने पैसा बनाया, उसके बाद में इन्होंने वो अगर वो विषय पे भी अलग से कहाँ कितना बनाया हम बात करेंगे एक दिन, लेकिन पैसा के ऊपर ही चलता था। जो इनका कांग्रेस का व्हीकल है उसको चलने के लिए पैसे का फ्यूल चाहिए। अब पैसे का फ्यूल धीरे धीरे ड्राई हो रहा है, जितना है वो सिर्फ इनके पास है, गांधी परिवार के पास है, बाकी सब धीरे धीरे ड्राइव हो रहा है। तो जो मंडल का कार्यकर्ता है उसको बोलते हैं भाई साहब यहाँ राहुल गांधी जो है यात्रा निकालेंगे, एक काम करो, एक रैली का इंतजाम करवाओ, इनके यहाँ शहर में 100 बैनर लगवाओ और इनके यहाँ इतने पोस्टर बनवाओ। वो कहता है कि भैया मेरे को ये 5 लाख का खर्चा है, 10 लाख का खर्चा है, मैं कहाँ से करूंगा ये खर्चा? तो बोलते करो, तुम इंतजाम करो, कल को प्रदेश तुमको भी ब्लॉक से उठकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से उठकर प्रदेश में जाना है ना, करो इंतजाम, बाद में देखी जाएगी। तो वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट जो है इनसे करवाते हैं। और आज लेकिन समय आ गया है साहब कि वो इनके जो फाइनेंशियल जो इनके रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ड्राइव होने। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़ी सीधी बात है, आप सत्ता में हो तो रोड का कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो उसमें से आप पैसे लेते हो, आप सत्ता में हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाने का, ब्रिजेस का, इसका उसका, उसमें आप पैसे लेते हो, और वही पैसे से बाद में जो फिर एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, उस इकोसिस्टम के सब इकोसिस्टम होते हैं सारे ऊपर, एक बड़ा रहता है इकोसिस्टम, उसमें सब इकोसिस्टम काम करते हैं। वो कांग्रेस का इकोसिस्टम खत्म हो गया। तो अब तो ये विषय को मैं ऐसे ही समाप्त करूंगा कि पैसे के ऊपर तो ये पार्टी आने वाले टाइम पे भूल जाए। तो अगर इनको वापस से अगर सर्वाइव करना है तो इनको वैचारिक अधिष्ठान जो है उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे? अगर ये बोले कि समाजवादी की बात करेंगे तो करके देख ली, 50 साल में कुछ नहीं हुआ आपका। सेकुलरिज्म की बात करेंगे, कुछ होना नहीं है, क्योंकि आप डरा करके, आप मुसलमान को डरा करके उसका वोट ले रहे हो। जबकि आज का जो इस वक्त रिजीम है वो रिजीम कहता है कि हमने काम सबका करना है, अपीजमेंट किसी की नहीं करनी। जितनी स्कीम्स है ना साहब इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके 25 से 35% उसके बेनिफिशियरी मुसलमान है। हालांकि जनसंख्या 15-16% है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उसमें सबके साथ में समान जो है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो ये जो अभी इनका डराने का काम, कहीं रॉयट हो गया उसमें कह देंगे कि नहीं आपको ये खा जाएंगे वो खा देंगे, ये समाप्त हो गया, ये बिल्कुल चलना नहीं है। तो कांग्रेस वालों को यदि सरवाइव करना है अभी एज ए पार्टी, ये कहते हैं 125-150 साल पुरानी पार्टी, तो मेरा तो विनम्र सुझाव है सिर्फ उस बात को ध्यान में रखते हुए कि नहीं, हमें भी भारत में भी एक रिस्पॉन्सिबल चाहिए ऑपोजिशन, मगर वो ऑपोजिशन नहीं चाहिए हमको जो बाहर जाकर के भारत की इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। वो बाहर जाकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको एक बात मैं बताऊं, पूरी दुनिया में अगर आप इसका पूरा डाटा कलेक्ट कर लो, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ऐसी संस्था के ऊपर जाकर के प्रश्न मार्क लगाते हो। आप ईवीएम के ऊपर 145 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 125 करोड़ हमारे वोटर, तो उनमें से जो है मुझे बताइए कितनी वो करते रहेंगे बैलेट के, कितने उस वक्त चोरी होते थे, कितने बैलेट जो है लूटे जाते थे, गुंडे भेजे जाते थे, आप ईवीएम पे क्वेश्चन लगाते। तो अपोजिशन वो चाहिए जो प्रश्न खड़ा करे। किसके ऊपर करे? कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। किसके ऊपर बढ़े? कि सड़क के ऊपर अगर 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो सड़क टूटी हुई क्यों है?
तो प्रश्न खड़ा करे कि हाँ जी, इतने इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन आपने बना दिए, सिटीज बना दिए हैं, वहां पर क्यों ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही नहीं है, क्यों छोटी सी बारिश आती है तो वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, ब्रिजेस कमजोर क्यों है, वो खड़ा करे प्रश्न कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो रक्षा, जो पूरी हमारी जो सेनाएं हैं जो है, उसके लिए आप और क्या काम कर रहे हो, सीमावर्ती क्षेत्रों में और कितनी सड़कें बना रहे हो। तो ये आधार के ऊपर अपोजिशन काम करे, ठीक है, देश का जो है वो अपमान बाहर जाकर ना करे। हमको ऐसी अपोजिशन चाहिए, पार्लियामेंट में भी डट के देखिए, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। अगर आप सच्चा प्रश्न करते हो तो आप सच्चे होना चाहिए। आपको जब ये लगता है कि नहीं मेरे को तो 1000-2000 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से कमाना है, आत्मबल कहाँ रह जाता है, आपकी आंखों में सच्चाई नहीं होती। वो प्रश्न पैदा खड़े करने वाले लोग अगर पार्लियामेंट या अपोजिशन में हो जाए तो भारत के लिए वो अच्छी बात ही है। और उसमें यदि कांग्रेस सफल होना चाहती है तो पहला तो मैं इनको एक सुझाव दे सकता हूँ कि ये जो है गांधी फैमिली का जो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक इनसे छुटकारा पाए, बराबर लोकतांत्रिक तरीके से इनके इलेक्शन हो, जो योग्य लोग हैं वो आगे आए, लेकिन they have to reinvent their philosophy, their ideology and the foundation कि उनका विचार क्या होगा, क्या वो सेंट्रिस्ट रहना चाहते हैं। आपको मैं एक बात कहूंगा, पहली बात तो कांग्रेस इस पे मानेगी नहीं, कांग्रेस क्या राहुल गांधी नहीं मानेंगे, सोनिया गांधी नहीं मानेंगे। अगर कांग्रेस का बर्बाद किया, किसी सत्यानाश किया, वो तो सोनिया गांधी ने किया। राजीव गांधी के टाइम से, एक्चुअली इंदिरा गांधी के टाइम से ये काम शुरू हो गया था, और फिर ये इनका काम था करप्शन का। जैसे ये कोई सामान नहीं प्रोड्यूस करना चाहते थे डिफेंस का, जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे उसके अंदर कमीशन खाना के चक्कर में थे। और उसके बाद राहुल गांधी कई बार आप देखते हैं क्या स्पीचें देते हैं कि मैं आलू से सोना उगा दूंगा, फिर ये कहते हैं कि मैं रफाल क्यों ले लिया आपने, फिर कहते हैं मोदी चोर है, फिर ईवीएम पे क्वेश्चन उठा दिए, फिर इन्होंने क्वेश्चन उठा दिए आपके कि इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन भी चोर है, इलेक्शन कमीशन धंधे कर रही है। और लेकिन पब्लिक इनके साथ नहीं है, पब्लिक इनकी बातें नहीं मानती, पब्लिक को पता है कि जो बात कह रहे हैं हवा में कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी जैसे आपने कहा बाहर जाकर के उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये तो यूनियन ऑफ स्टेट है और यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और राहुल गांधी जो करप्शन के अंदर लिपटा है वो इसी टाइप की स्टेटमेंट देते हैं, फिर भी इन पे एक्शन नहीं होता। एक्शन इसलिए नहीं होता, उनको पता है कि जब इस पे एक्शन लिया जाएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा देश को बर्बाद कर देंगे। तो राहुल गांधी का कुछ छोड़ना कांग्रेस छोड़ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस में इससे भी अच्छा लीडर नहीं है। जो अच्छा लीडर है वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, शशि थरूर भी कांग्रेस को छोड़ने के चक्कर में, और बहुत से जो लोग हैं वो भी कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सुनता कोई नहीं, इनको ऐसे आदमी चाहिए जो बदतमीजी करे। तो इसीलिए कांग्रेस अपना कैरेक्टर लूज कर चुकी है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे आरजेडी के 2 लड़कियां प्रवक्ता थी और वो तू तड़ाक करती थी टीवी के ऊपर। इससे क्या आपको वोटें मिलेगी, इससे क्या आपको लोग आपके सिंपैथाइज करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे? यही काम किया था तो कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर जितने प्रवक्ता है वो आप किसी टीवी डिबेट में चले जाइए, वो आपको गाली गलौज ये चीज करने लग जाएगी, नेगेटिव बातें करेगी, पॉजिटिव इनके पास कुछ है नहीं। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से मोदी इस देश को चला रहे हैं, जिस तरीके से मोदी इस देश की प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से देश की पहचान बनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो लोग तो मानते हैं कि वो काम कर रहे हैं। फिर आपके पास क्या बनता है? आपके पास एजेंडा नहीं है तो आप निकालोगे एजेंडा, कुछ काम करो, लेकिन देश को बदनाम करने से तो आप पावर में नहीं आओगे। लेकिन पावर में आगे राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता कि मुझे इसको हटाना है तो मुझे तो नेगेटिव कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए इस काम पे लगे और इसीलिए कांग्रेस बर्बाद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं हम, और फिर बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारा पर्पस ये है कि आपको सच्चाई बताएं, हमारा पर्पस ये है कि आपको एजुकेट किया जाए, हमारा पर्पस है कि आपको बताया जाए कि नेशन के अंदर क्या हो रहा है और क्या चीजें पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सीधी बात करते हैं, सच्चाई से बात करते हैं, और यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साफ अपने कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।